लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित। और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, स्वागत सभी किसान मित्रों का। मैं हूं प्रतिमा शर्मा और मेरे साथ है रजनीश। जहां मौसम बहुत ही खूबसूरत और सुहावना हो रहा है, वहीं हमारे किसान भाइयों की जो खेतों में फसलें लगी हुई हैं बड़ी लहरा रही हैं, बड़ी रंगत में है, क्योंकि मौसम भी बसंत का चल रहा है। तो जब बसंत आता है तो वैसे भी हर जगह पूरी प्रकृति सुंदर हो उठती है, नवयौवन हो उठती है, फूलों से भर जाती है। और इस समय जो हमारे किसान भाइयों ने गेहूं की फसल लगाई है, वो भी मुझे लगता है 70-80 दिन की तो हो गई है, लहराने लगी है और खूब हरी भरी नजर आ रही है। लेकिन खास बात ये हो जाती है कि हमारे किसान भाई फसल की बुआई से लेकर कटाई तक बहुत ही परिश्रम करते हैं, ध्यान रखते हैं, अपनी पूंजी लगाते हैं और बदले में चाहते हैं कि भाई उनको अच्छा खासा मुनाफा भी हो, और जब वो खेत से कट कर अपने घर में जाए और बाजार में जाए तो उसका दुगना मूल्य भी मिल सके। और ये रजनीश तभी हो सकता है जब किसान भाई उसमें जो समसामयिक कार्य होते हैं, देख रेख होती है, क्या क्या उन बातों को ध्यान में रखना है जिससे कि आपकी फसल ज्यादा से ज्यादा आपके लिए मुनाफादायक बने, ज्यादा से ज्यादा आपको पैसा दे सके। तो इसके लिए तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। सही कहा प्रतिमा। और देखिए, खास बात है हमारे इस कार्यक्रम की, किसान की बात की, कि हम जो बात कर रहे हैं ना अब समसामयिक विषय की, हमारे किसान भाई बहनों को इस वक्त क्या जानना जरूरी है, क्या उनके लिए सही है। तो हमारी कोशिश, हमारा प्रयास यही रहता है कि जो भी कृषि विशेषज्ञ हैं उनको हम अपने स्टूडियो में बुलाएं, हम उस समसामयिक विषय से लेकर उनसे बात करें, ताकि उनको, जैसा कि आपने कहा, कि जो भी उनकी आमदनी अच्छी हो, उनकी पैदावार अच्छी हो, वो तभी होगी जब सही समय पर सही कार्य होगा। और मैंने ये भी कहा कि इस समय हमारे किसान भाइयों ने अपने खेतों में जो गेहूं की फसल लगाई है वो लगभग 70-80 दिन की हो चुकी है। तो बहुत सारे खरपतवार भी उनमें हो रहे हैं, बहुत सी देखरेख भी उनको करनी है। तो आज का जो विषय हमारा है वो यही है कि गेहूं की फसल में सिंचाई एवं खरपतवार नियंत्रण और रोगी कैसे करें। इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर राजवीर शर्मा को, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार जी, नमस्कार। और सुनने वाले भी बड़े खुश हो रहे होंगे कि क्यों आज हम गेहूं की बात कर रहे हैं, कि गेहूं में खरपतवार नियंत्रण किस तरीके से करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है। डॉक्टर साहब, तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि भाई खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है और खरपतवार की पहचान क्या होती है। उसके एक मोटे मोटे नाम भी होते होंगे। और उससे पहले मैं अपने सभी सुनने वालों को, रजनीश, हम बता देते हैं आज अपना नंबर, कि अगर इस विषय से संबंधित कोई भी आपको जानकारी लेनी है तो आप हमें सीधे कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 011-2342-1608। तो हमें आपके प्रश्नों का इंतजार है। देखिए, आपका इस विषय से संबंधित, जैसा कि प्रतिमा ने बताया कि गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण एवं रोगिंग, इस विषय पर कोई भी आपकी समस्या है या कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब उसका सीधा जवाब देंगे, आपकी समस्याओं का समाधान बताएंगे। तो आप हमें फोन कर सकते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब कार्यक्रम का सिलसिला शुरू करते हैं। बिल्कुल। खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है और इसकी पहचान क्या है? देखिए, गेहूं की फसल की जब हम बात करते हैं तो हमारे देश की जो मुख्य फसलों में गेहूं की फसल है, जैसे गेहूं है, धान है, तो ये मुख्य फसल हैं, धान्य फसलें जिनको सीरियल क्रॉप्स कहते हैं। उसके बाद मक्का आती है। तो अब गेहूं की फसल जो है, जैसे आपने बताया, जिन किसान भाइयों ने नवंबर के 15 नवंबर या 20 नवंबर के आसपास लगाई है तो उनकी
85 दिन की फसल होने जा रही है। और कुछ लोग जो है पछेती फसल भी लगाते हैं, दिसंबर के महीने भी लगाते हैं, तो उनकी लगभग 60 के आसपास 60 दिन की फसल गेहूं की हो गई है। इस टाइम में जो है खरपतवार जनरली हमारे गेहूं की फसल में 3 प्रकार के खरपतवार आते हैं। जैसे घास जाति के हैं, घास जाति के किसान भाई सब जानते हैं गुल्ली डंडा, जिसको हम वैज्ञानिक भाषा में, साइंटिफिक भाषा में फेलस माइनर कहते हैं। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है गुल्ली डंडा। गुल्ली डंडा, इसको जो गेहूं का मामा किसान लोग बोलते हैं। अच्छा। पंजाब में इसको मंडूसी बोलते हैं। हाँ। तो कनकी भी बोलते हैं। तो कई तरीके से नाम से इसको जानते हैं। तो ये गेहूं जैसा होता है। गेहूं जब तक इसकी बाल नहीं आती तो किसान भाई जो है ना, इसको गलती से कभी कभी गेहूं का पौधा ही समझते हैं। ठीक है, गेहूं का पौधा ही समझते हैं। दूसरा खरपतवार है घास जाति का ही, जिसको बोलते हैं जई, जंगली जई। जंगली जई जो है भी जब तक इसका जो बीज नहीं बनता, तब तक इसका बाली नहीं निकलती, तब तक ये आप महसूस करेंगे कि ये गेहूं जैसा ही पौधा है। तो ये 2 प्रकार के खरपतवार जो हैं घास जाति के, ये गेहूं की फसल में अधिकतर आते हैं। हाँ जी, स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में। पवन यादव प्रतापगढ़ से बोल रहे हैं जी, पूछिए अपना सवाल। ये गेहूं 2 महीने के लगभग हो गए हैं, उसमें पत्ते में जैसे धब्बे जैसे ना दाग जैसे लग रहे हैं सफेद सफेद के, और पत्तियां बिल्कुल जैसे सूख रही हल्की हल्की। देखिए, ये आपकी गेहूं 60 दिन की हो गई, 2 महीने के आसपास हो गई है जी। तो इसमें जो एक तो क्या होता है, कभी कभी जब ठंडे से थोड़ा सा गर्मी बढ़ती है ना, तो पत्ते कभी कभी सूखने लग जाते हैं। और शायद आपने पानी लगाया, पानी लगाने के बाद आपने यूरिया डाला है इसमें, तो ये यूरिया डाल दीजिए। कभी कभी मौसम बदलता है, पत्ते जो है कभी कभी दीमक भी होता है, उसके वजह से भी गेहूं के पौधे जो है ना सूखने लग जाते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे मैडम गेहूं में पहचान क्या होगी? हाँ, गेहूं के में जो खरपतवार है उनकी पहचान क्या है। जैसे घास जाति के खरपतवार हैं, उनके अंदर गुल्ली डंडा की हमने बात की, जंगली जय की बात की। ये जब तक जो है इनमें बाली नहीं आती तब तक इनको किसान समझता है कि ये गेहूं के पौधे ही हैं। ये इनका जैसे गुल्ली डंडा है, जब जमता है तो उसके जड़ों के पास जो है तने में लाल सा रंग दिखाई देता है। और जंगली जई जो होती है तो वो फैलती है गुच्छे में, तो उसके साथ जो है उसके फुटाव जो है कई आते हैं। गुल्ली डंडा में फुटाव लेट में आते हैं, लेकिन जंगली जई में फुटाव जल्दी आते हैं। तीसरा खरपतवार जो घास जाति का दूब है, ये मोटे मोटे 3 प्रकार के घास जाति खरपतवार हैं। दूसरी प्रकार के खरपतवार है चौड़ी पत्ती वाले। अच्छा। चौड़ी पत्ती वाले में हम जैसे बथुआ बोलते हैं, खरबथुआ है, जंगली पालक है, एक चौलाई टाइप। हाँ, चौलाई है, एक जंगली खरबूजे टाइप होता है जिसको मलवा परवी फलोरा बोलते हैं, एक गाजर घास जैसा होता है। तो ये जो है कृष्ण नील होता है। तो ये चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं। हिरणखुरी भी आती है। तो इनमें जैसे बथुआ है, खरबथुआ है, जंगली पालक है, तो ये मैक्सिमम जो है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं। और तीसरे प्रकार के खरपतवार है नरकट खरपतवार, जिनको हम मोथा कहते हैं। ये 3 प्रकार के खरपतवार, इनकी यही पहचान है कि चौड़ी पत्ती वाले हैं तो उनकी चौड़ी पत्ती है, कृष्ण नील है तो उसमें नीले फूल आते हैं, बथुआ खरबथुआ सब जानते हैं, जंगली पालक पालक जैसा होता है। तो डॉक्टर साहब, आपने जैसे अलग अलग बताए कि कौन कौन से किस प्रकार के होते हैं, जैसे गुल्ली डंडा, जंगली जई, दूब, चौड़ी पत्ती वाले। तो अब इनको आपने ये खरपतवार किस किस तरह के ये तो बताया, लेकिन इनको नियंत्रण हम किस किस विधि द्वारा कर सकते हैं? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस प्रश्न से पहले मैं किसान भाइयों को ये बताऊंगा कि कई बारी जैसे अभी किसान भाई ने कहा कि मेरी 60 दिन की फसल हो गई है, 2 महीने की लगभग होगी। कोई किसान कहेगा मेरी 2.5 महीने की फसल गेहूं की होगी और खरपतवार है, तो मैं क्या करूं? तो इस समय जो है आप वैसे सामान्य रूप से हम 3-4 तरीके से खरपतवार नियंत्रण गेहूं की फसल में कर सकते हैं। जैसे एक तो भाई खुरपी द्वारा निकाल दें, निराई गुड़ाई द्वारा। एक दूसरा ये है कि भाई हम उसको रसायनों के तरीके से निकाल दें। तो ये मैक्सिमम जो खरपतवार हैं ये तरीके हैं। या बीच में से कोई कोनोवीडर, या अगर चौड़ी गेहूं की फसल है या बंड में फर्ब सिस्टम पे गेहूं लगा रखा है, बीच में गुल्ली डंडा वगैरह आ गया है, तो उसमें आप जो है हाथ से भी उखाड़ सकते हैं, खुरपी से भी निकाल सकते हैं, और जो कोनोवीडर टाइप भी उसमें चला सकते हैं, अगर लाइन से लाइन के बीच में दूरी थोड़ी सी ज्यादा है तो। डॉक्टर साहब, एक और मेरे मन में सवाल ये आ रहा है कि खरपतवार नियंत्रण की बात होती है, कभी फसल छोटी है, बड़ी, अब जैसे कि गेहूं की बात हो रही है तो 70-80 की हो रही है, तो खरपतवार नियंत्रण का एक समय भी होता होगा कि इस समय पर निकाला जाए तो इसका ये फायदा है और उस समय पे निकाला गया तो उससे नुकसान भी होगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मैडम, ये बहुत बिल्कुल, क्योंकि आज अवस्था गेहूं की 60 से 70 दिन की है। अगर किसान भाई मुझे से पूछें कि सर अगर गेहूं की फसल 30 दिन की होती या 35 दिन की होती तब खरपतवार नियंत्रण करते, या अब 60 दिन या 70 दिन की अब करते, तो कितना फायदा होता? मेरा कहने का मतलब यही है कि किसान भाई गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण 25 से, जब गेहूं की फसल 25 दिन की हो जाए, 25 से 35, अधिकतर 40 दिन तक
आप खरपतवार नियंत्रण करेंगे तो आपको सबसे ज्यादा मुनाफा मिलेगा, सबसे ज्यादा लाभ होगा। क्योंकि मैं एक कहावत बताता हूँ कि अगर बचपन में बच्चों को बीमारियों से दूर रखेंगे, उसको कोई किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होने देंगे, तो उसकी जवानी और उसका बुढ़ापा बहुत बढ़िया बीतेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है, अगर गेहूं को बचपन का मतलब जब गेहूं 25 दिन का हो जाए और 35 दिन का हो जाए और 40 दिन का हो जाए, तब उसमें खरपतवारों से उसको मुक्त रखना चाहिए। और उसमें एक और बात बताता हूँ, किसान भाइयों के पास उस टाइम 2 ऑप्शन है। अगर उनके पास रसायन है तो रसायन का प्रयोग करके वो तुरंत जल्दी से और कम कीमत में खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। अगर किसानों के पास रसायन उपलब्ध नहीं है किसी क्षेत्र में, तो वो निराई गुड़ाई द्वारा 2 निराई गुड़ाई जरूरी है, एक 25 से 30 दिन के अंदर और एक 40 से 45 या 50 दिन के अंदर। के बाद खरपतवार नियंत्रण करने की नुकसान तो करते हैं, लेकिन उनका इतना ज्यादा नुकसान फसल पे नहीं पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, जो रसायन की आपने बात की कि उससे भी नियंत्रण किया जा सकता है, तो रसायन प्रयोग करते वक्त भी कुछ सावधानियां बरतनी है या हमारी फसल पर भी कुछ विपरीत असर कर सकते हैं? ये बिल्कुल सही बात है। रसायन तो उनकी प्रवृत्ति ही जहरीली है, वो जहरीले हैं तभी खरपतवारों को मारते हैं। इस समय जब फसल 60 से 70 दिन की है या 80 दिन की है, इस समय खरपतवार नाशियों का, रसायनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उससे किसानों को लाभ नहीं मिलेगा, कभी कभी लाभ मिलने की बजाय नुकसान भी किसानों को हो सकता है। तो अगर कोई भी किसान जिसकी फसल 60 से 80 दिन के बीच की है, वो खरपतवार अगर उसको दिखाई देते हैं तो कृपया करके वो किसान भाई जाए खेत में, कसोले के माध्यम से या खुरपी के माध्यम से खरपतवार निकालें, रसायन का प्रयोग ना करें। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात। गेहूं की फसल में सिंचाई एवं खरपतवार नियंत्रण और रोगिंग विषय है और हमारे साथ हैं प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर राजवीर शर्मा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। और डॉक्टर साहब, हमारे पास कॉलर जुड़ने जा रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में। इलियास बोल रहे हैं बुलंदशहर से। जी, सवाल पूछें अपना। मैडम, उस बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि 18 या 19 गेहूँ में छिड़काव करने से क्या फायदा होगा, उसका क्या बोले? इलियास भाई, किस चीज का छिड़काव 19 बार होता है? नहीं, किस चीज का? इलियास भाई सवाल क्या पूछ रहे हैं कि आपने कहा कि 19 या 20 बार छिड़काव, क्या रसायन की बात कर रहे हैं आप? हाँ, जो जी, रसायन बतावे को बारी को दिमाग जब को बतावे के पीछे कर। ऐसा है इलियास भाई, जैसा कि आप बता रहे हैं, खरपतवार नियंत्रण करने के लिए 1 या 2 के बार छिड़काव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अधिकतर गेहूं की फसल में 1 बार छिड़काव पूर्ण होता है। ये तो कई बार बोल रहे हैं 19 तो ये तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, ऐसे तो नहीं ऐसा है मैडम। क्या होता है कि जो बाजार में जाते हैं तो किसानों को कई लोग कहते हैं ये मल्टी न्यूट्रेंट है, ये वो न्यूट्रेंट है, ये सल्फर है, ये कैल्शियम है, इससे छिड़काव करने से कई लोग भ्रमित करते हैं किसान भाइयों को। किसान भाई हमारे बड़े भोले भाले होते हैं, इसलिए कहते हैं कि जानकारी होना बहुत जरूरी है। और आप हमारा कार्यक्रम सुनते रहिए किसान की बात, इसमें हमारे हर दिन नए एक्सपर्ट्स आते हैं और अलग अलग विषयों पर जानकारी देते हैं ताकि किसान भाई जागरूक हो सके। और बिल्कुल सही। और इस यहाँ पर यही किसान की बात कार्यक्रम की खास बात है कि यहाँ पर जो विशेषज्ञ आते हैं सीधा पूसा जैसे संस्थान से आते हैं, जहाँ पर अनुसंधान होता है और जो कृषि विशेषज्ञ जो अपने लैब में या अपने फील्ड में जिस तरह से अनुसंधान करते हैं, वो सीधा किसानों तक वो अपनी बात पहुँचाते हैं। तो यहाँ सही और सटीक जानकारी मिलती है। तो डॉक्टर साहब, जैसे रसायन की बात ही अभी की थी हमारे कॉलर ने, तो खरपतवार नियंत्रण में एक सही मात्रा भी होनी चाहिए, जरा आप हमें इस पर भी बताएं। हाँ, देखिए मैं पहले यही कहूंगा कि रसायन का प्रयोग इस समय गेहूं की फसल में नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई फायदा किसान को होगा नहीं। फायदे की बजाय कभी कभी क्या होता है, टॉक्सिसिटी क्रॉप में आ जाती है, क्योंकि हर चीज का, हर दवा का एक समय होता है और एक मात्रा होती है और उसको प्रयोग करने की एक विधि भी होती है मैडम। हाँ जी, हाँ जी। तो अब जनरली किसान भाइयों को मैं अगले साल के लिए बता रहा हूँ, अगर गेहूं किसान की फसल जो है आपने लगा दी है और 25 से 30 दिन की गेहूं की फसल है और उसमें खरपतवार नियंत्रण करने के लिए 2 दवाई आती हैं, एक सल्फोन होती है, उसकी 25 ग्राम मात्रा लेकर के 2.5 एकड़ में 250 से 300 लीटर पानी में घोल बनाओ। 400 लीटर पानी हो जाए कोई नुकसान नहीं है। बना करके उसका छिड़काव जो है आप पहला पानी लगाने के 10 दिन बाद कर दीजिए। जब खरपतवार आपके 1 पत्ती का 2 पत्ती का आ जाए तो वो खरपतवार पानी में घोल के, और मुझे लगता है डॉक्टर साहब जो दवा लेते हैं उस पर भी लिखा होता होगा। हाँ, उसमें लिखा होता है, उसमें सब लिखा होता है, ये कौन कौन से कितनी मात्रा प्रयोग करनी चाहिए, ये किन किन खरपतवारों के लिए ये जो है अच्छी है, तो ये सब उस पर डिटेल पंपलेट में एक साथ जो है हर कंपनी उसको देती है दिशा निर्देश कि जब हमारी
जैसे मैंने सल्फर बताया 25 ग्राम। 25 ग्राम, अच्छा। रसायनों की मात्रा खरपतवार नियंत्रण करने के लिए हमेशा या तो ग्राम में होगी या किलो में होगी, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो पाउडर हो, चाहे किसी रूप में भी हो, लेकिन रिकमेंडेशन वैज्ञानिक तरीके से ग्राम या किलो में होती है। और इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, प्रतिमा, उन्हें भी ले लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, स्वागत है किसान की बात कार्यक्रम में। अपना नाम बताएं। धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी धर्मवीर जी, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, एक तो दीमक के बारे में बताए, दीमक की कौन सी दवाई सबसे बढ़िया रहेगी? किसान मेला कौन सी तारीख में लग रहा है, इसके बारे में थोड़ा इसकी जानकारी दीजिए। हाँ, क्या धर्मवीर जी नमस्कार। मैं जो है आपको बताता हूँ, दीमक के लिए सबसे रामबाण है इमिडाक्लोरोपिड, कॉन्फिडोर, उसका नाम है कॉन्फिडोर, इमिडाक्लोरोपिड नाम है वैज्ञानिक। उसकी आप एक बोतल ले लीजिए और पानी जब इरिगेशन दें, देखो दीमक मिट्टी में होता है, जड़ों से मारता है पौधे को, तो आप पानी देते समय उसको जहां से पानी जाता है खेत में, उसके कोने पर ये दवाई में एक छेद करके डिब्बे में थोड़ा सा रख दीजिए। एक एक टिप टिप करके बूंद पड़ेगी और वो पूरे खेत में मिट्टी में चली जाएगी जैसे पानी जाएगा, तो आपकी दीमक का नियंत्रण ये हो गया। दूसरी बात आपने पूछी मेला कब लग रहा है, तो 2 से 4 मार्च को किसान मेला आयोजित करने का हमारे संस्थान ने वो किया हुआ है। तो धर्मवीर जी नोट कर लीजिए डेट, 2 से 4 मार्च। 2 से 4 मार्च तक मेला लगेगा। यही हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का पूसा में मेला ग्राउंड, वहाँ तो वहाँ पर आप पहुँचे और आप पहुँचिए, अपनी जानकारी बढ़ाइए। जी, जैसा कि भाई मेले की बात हुई। हाँ, तो मेले की बात हुई, देखिए बहुत सारी जानकारी क्योंकि हमारे किसान भाइयों को उस कृषि मेला से मिलती है, इसलिए उनको बड़ी जिज्ञासा रहती है और मुझे लगता है कि आपसे ये जानकारी मिली तो हमेशा इस पे वो बात नजर रखेंगे। और मैं भी विनती करता हूं कि आपका जो प्रोग्राम है डेली का, कम से कम पूसा कृषि विज्ञान मेले की डेट जो है आप रोजाना किसानों को बताएंगे तो कुछ और किसान मेले के साथ जुड़ जाएंगे। कि जो गेहूं में रोगिंग के लिए जो हमारा बात हुई थी, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, किस तरह से हम उसकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, ये रोगिंग जो है आपका टेक्निकल मटेरियल है, टेक्निकल वर्ड है ये। उसमें क्या होता है कि रोगिंग का मतलब है निकासी, ऑफ टाइप प्लांट। क्या होता है, जब हम किसी खेत में जाते हैं, आप देखेंगे गेहूं की फसल में कभी कभी सरसों का पौधा दिखाई देता है और कभी कभी दूसरी फसल का पौधा दिखाई देता है, और कभी कभी गेहूं का पौधा जो आम खेत में फसल है उसके से लंबा दिखाई देता है। कभी कभी टाल वैरायटी का बीज उसमें ऐड हो जाता है। तो रोगिंग का मतलब है ऑफ टाइप प्लांटों को निकालना। और रोगिंग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है किन किसानों के लिए, उन किसानों के लिए जो बीज का उत्पादन करते हैं। और मुझे लगता है जो गुणवत्तापूर्ण जो क्वालिटी, यस, वो भी अच्छी, बिल्कुल क्वालिटी पैरामीटर है रोगिंग जी। अगर आपको बीज की क्वालिटी बढ़ानी है और आपको मार्केट में अगले साल आपका बीज बेचना है, आपके बीज में किसी दूसरी वैरायटी का बीज नहीं होना चाहिए, दूसरी क्रॉप का बीज नहीं होना चाहिए, खरपतवार का बीज नहीं होना चाहिए। इसलिए जो बीज उत्पादन करते हैं किसान भाई, वो कम से कम 3 बारी 4 बारी मॉनिटरिंग कराते हैं अपने खेत की, तो जिससे उसका अच्छा बीज पैदा हो। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि मॉनिटरिंग करने के लिए कौन, मतलब विशेषज्ञों को बुलाया जाता है? हाँ, उसमें एक प्रावधान है, बीज उत्पादन के कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ लॉज हैं कि भाई ये स्टेप उनको फॉलो करने हैं, और उसमें मॉनिटरिंग है। टीम जो एक्सपर्ट टीम है, सीड साइंटिस्ट जाता है सीड डिवीजन से, वो देखते हैं कि भाई किस तरीके का ऑफ टाइप प्लांट है। इसमें ऑफ टाइप प्लांट ज्यादा तो नहीं है, अगर ज्यादा होंगे तो उस फील्ड को डिस्कार्ड भी किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए जैसे कोई दूर दराज का किसान है, वो सब कर रहा है, तो अगर उसको इस तरह की एक्सपर्ट टीम बुलानी है तो किस तरह से संपर्क कर सकते? वो हमारे सीड साइंस डिवीजन है पूसा संस्थान में, हमारा बीज उत्पादन इकाई है, जो हम पैदा करते हैं बीज, पूसा का बीज जो बिकता है सब जगह, वो हमारे वैज्ञानिकों की टीम की मॉनिटरिंग के अंदर ही होता है। उनकी मॉनिटरिंग के बगैर वो बीज वैलिड नहीं होता है। जी। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में। जी, बताइए, अपना प्रश्न पूछिए। कौन सा, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। हाँ जी राजा जी, अपना सवाल पूछिए। जी, मोटे अनाज के बारे में ये जानना चाहते हैं कि हम लोग पहले, मतलब अभी तक तो यही धान है, गेहूं है, इस तरह की खेतियां यहाँ पर होती हैं, सरसों है, लेकिन अगर मोटे अनाज का हम खेती करना चाहें तो इसका मतलब बीज वगैरह कहाँ से प्राप्त करें और कहाँ से ऐसा मिल पाएगा? ये वैसे तो राजा जी बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा है, क्योंकि जो 2023 है वो इंटरनेशनल मिलेट ईयर आ रहे हैं, तो डॉक्टर साहब आप चर्चा भी जरूरी हो जाती है। इसका संक्षेप में। नहीं, बिल्कुल सही बात आपने कही। देखिए, हमारे सीरियल्स और मिलेट में बहुत फर्क है। मिलेट्स हमारे कई बीमारियों को निदान करते हैं,
तो मिलेट में जैसे बाजरा हो गया, आपकी ज्वार होगी, रागी हो गई, ये सब मिलेट में आते हैं। तो इनका बीज जैसे अब आप रही बात बाजरे की, तो बाजरा के लिए हमारा अलग संस्थान है, उसमें हमारे पूसा से भी आप बीज ले सकते हैं बाजरे का। रागी दक्षिण में भारत में काफी उगाई जाती है, वहां से आप उसका बीज ले सकते हैं। ज्वार के लिए हमारा हैदराबाद में इंस्टीट्यूट है सोरगम का, उससे वहां से आप अच्छी वैरायटी का बीज ले करके, न्यूट्रिएंट वैल्यू जिसमें ज्यादा है, जिसमें अच्छी की गुणवत्ता है, जिसमें पैदावार ज्यादा हो सकती है, उससे आप संपर्क करके अपना बीज मंगा सकते हैं और मिलेट का उत्पादन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। और डॉक्टर साहब, ये वो फसलें हैं जो हमारी परंपरागत फसलें हुआ करती थी। आज से 40-50 साल पहले हमें गेहूं देखने को बहुत कम मिलता था। हम पहले बाजरे की रोटी खाते थे और ज्वार की रोटी खाते थे, तो उसमें स्वास्थ्य थोड़ा सा अच्छा रहता था। कि ये जो फसलें थी ये कम पानी, कम देख रेख में बहुत अच्छा उत्पादन इनसे मिलता था। बिल्कुल। बाजरे को तो रेनफेड एरिया में उगाते हैं जहाँ बारिश नहीं होती है। और देखिए, अब तो मैं ये कहूंगी कि अगर हर व्यक्ति अपनी थाली में एक मोटा अनाज रखे तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा, और साथ में हमारे किसान भाइयों की जो ये फसलें हैं वो अच्छी खासी मार्केटिंग होगी उनकी। और मैडम, मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जितने भी मिलेट्स हैं, ज्वार है या बाजरे है, बाजरे के आजकल मार्केट में बिस्कुट मिलते हैं, आप बाई प्रोडक्ट बहुत बना सकते हैं। ऐसा नहीं हम रोटी ही खा सकते हैं बाजरे की, ज्वार की, हम बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। और इसलिए शायद डॉक्टर साहब इसको सुपर फूड भी कहा जाता है। यस, बिल्कुल सुपर फूड है। तो मुझे लगता है कि इसीलिए हमारे जो है ना कि संयुक्त राष्ट्र ने जो हमारी सरकार के कहने पर इस साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स घोषित किया, जिससे हमारे जो किसानों के उत्पाद की मांग है पूरी दुनिया में पहचान हो। बिल्कुल सही। तो डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, तो क्यों ना अपनी धरती से जुड़ा एक गाना सुना जाए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मैडम। धरती कहे पुकार के, धरती कहे पुकार के, ओ मुझको चाहने वाले किस लिए बैठा हार के, मेरा सब कुछ उसी का है जो छू ले मुझको प्यार से। धरती कहे पुकार के, धरती कहे पुकार के। अजब सी बात जिस पे मुझको हंसना आए, है अजब सी बात जिस पे मुझको हंसना आए, जो मुझी से है वो मेरी माटी से शर्माए। पास मेरे मत वाले भरम ये क्यों बेकार के, मेरा सब कुछ उसी का है जो छू ले मुझको प्यार से। धरती कहे। डॉक्टर साहब, कितनी बढ़िया बात कही है कि धरती उसको सब कुछ दे देती है अगर उसको प्यार से को ट्रीट किया जाए तो आज बात हो रही है हमारी गेहूं की और समय खत्म हो गया है, तो चलते चलते एक मोटी सी बात आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, गेहूं की अच्छी फसल के लिए, उत्पादन के लिए किसान भाइयों को अच्छी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए और अच्छे समय पर, सही समय पर उसकी बिजाई करनी चाहिए और समय से खरपतवार नियंत्रण, पानी और पोषण तत्व उसको देने चाहिए। ये सब मुख्य बातों का किसान भाई ध्यान रखेंगे तो उनको गेहूं का उत्तम उत्पादन मिलेगा और सबसे ज्यादा मुनाफा उनको मिलेगा। जी ठीक है डॉक्टर साहब, आज हमारे साथ थे डॉक्टर राजवीर शर्मा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। आपने विस्तार से जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और
रजनीश, अब हम भी विदा लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये बताना चाहेंगे इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शिवनंदन लाल और अब मैं प्रतिमा शर्मा और मुझे रजनीश को अनुमति दीजिए। नमस्कार। 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 इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।